फार्मूला क्लास 7, इसमें हम लोग ज्योमेट्री बेस्ड फार्मूला सीखेंगे और जिसमें आपको याद होगा कि एडवांस मैथ्स का एक पार्ट होता है ज्योमेट्री, और उसमें और भी पार्ट्स होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस। बोले इतने सारे पार्ट्स पर आपसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आप एसएससी का सीजीएल देंगे, सीपीओ देंगे, सीएचएसएल देंगे, सीडीएस देंगे और रेलवे देंगे। उन सारे सिचुएशंस को टेकल करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे थ्योरम्स को, है ना, आपको जो भी टर्म्स होगा वो वर्बली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बोल दिए चाप, अगर हम बोल दिए व्यास, अगर हम बोल दिए आर्क, अगर हम बोल दिए डायमीटर, अगर हम बोल दिए कोड, तो इन सारे चीज का जानकारी आपको होना चाहिए, तभी क्वेश्चन में आप जो है समझ पाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा, हाउ टू टेकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए सबसे पहले बोलिए, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो इसी को बिंदु बोला जाता है, पॉइंट। और अगर हम ऐसा लिख देते हैं ऐसे करके तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है, लाइन सेगमेंट। इसका अर्थ क्या निकला कि किसी सरल रेखा का शुरू और अंतिम बिंदु अगर मालूम है तो ये आपका जो है लाइन सेगमेंट कहलाता है। मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड, हिंदी में बोला जाएगा रेखाखंड। और ये ऐसे जो लगातार चलता रह जाएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे लाइन, मीन्स रेखा। ये अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो मेन पॉइंट्स इस जगह पर अब आता है वो क्या है उसको देखिए। बोले जब हम यहां पे ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं, एक सरल रेखा पर 1 2 3, ऐसे 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, ऐसे है ना, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मीनिंग है, इसको बोला जाता है संरेखीय, एक रेखीय, है ना, ये क्या हो गया, संरेखीय बिंदु। सबको याद रखिए कैसे कैसे बोल रहे हैं, संरेखीय बिंदु। और एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ऐसा ये सब जब होता है ना, तो इस हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो है ना, ये असंरेखीय है, असंरेखीय बिंदु हो गया। चलिए, अर्थ निकला कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, जो एक ही सरल रेखा पर स्थित होगा, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, जो आपको एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होगा, अलग अलग सरल रेखा पर वो दिखेगा, उसको हम लोग नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि सपोज आप ऐसे लिख दिए तो बोले यहां पर ट्रायंगल अलग अलग तरह का बन जाएगा। मीनिंग अगर हम ये तीनों भुजा बराबर दिखा देते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। लेकिन बोले अगर आप त्रिभुज ऐसा बना देते हैं जिसमें कि 2 भुजा इक्वल हो जाएगा और तीसरा अनइक्वल हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और अगर इसी जगह पर हम ऐसा बना देते हैं जिसमें ये x है, ये y है और ये z है, तो इसको बोलते हैं एस्केलिन ट्रायंगल, मीन्स विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा, ठीक है। तो बोले 3 प्रकार का त्रिभुज तो दिख गया। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो यहां पर 90 का एंगल हो गया, तो ये h हो गया, अगर एंगल यहां दे देंगे तो ये p हो गया, ये b हो गया, तो ये आपको कहलाता है समकोणीय त्रिभुज, मीन्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो बोले इतने प्रकार से हम लोग त्रिभुज को डिनोट करते हैं। अब आपसे अचानक बोल देता है ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है। बोलिए अब समद्विबाहु समकोण का अर्थ होता है कि उसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो बात का मुद्दा है, यहाँ 90 का ऐसा, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा,
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस तो है ये और राइट एंगल्ड भी है, समकोण भी इसमें है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, और इसलिए सारे टर्म्स को समझना है, सारे थ्योरम्स को समझना है, सारे नोट्स को समझना है। अब आगे बढ़िए। बोले अगर आपका ट्रायंगल ऐसा लिख देता है जिसमें ये सपोज हम एंगल लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका ऐसे एच मानते हैं अभी, ठीक है, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है अभी के सिचुएशन के लिए, और यहाँ पर बी जिसको बेस बोल रहे हैं, बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइट। तो यहाँ पे एरिया जो आप लेते हैं इसके लिए लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन इसी तरह से अगर एक सिचुएशन ऐसा बन गया जिसमें परपेंडिकुलर यहां पर, तो ये बेस और हाइट है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला काम करेगा जिससे कि आपका एरिया निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। लेकिन बोलिए अगर एक ऐसा है जिसमें कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, इस कंडीशन में जो आप एरिया निकालते हैं उसके लिए हीरो फॉर्मूला यूज होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको बोलते हैं हीरो फॉर्मूला, जहां पर एस क्या है तो ए बी सी का आधा, यही आपका एस का मान होता है। और ये कौन सा फॉर्मूला है? तो हीरो फॉर्मूला, हीरो सूत्र बोलते हैं हीरो फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे ये चीज। तो इस प्रकार से यहां तक तो आ गए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से एक सिचुएशन आपको आएगा, जैसे कि एंगल्स के बारे में सोचते हैं, कोण, ठीक है। तो बोले कोण में क्या होता है? देखिए एक होता है एक्यूट एंगल, इसको बोलता है न्यून कोण, न्यून कोण, जो आपको 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच होगा, 90 डिग्री के बीच, माने 90 से कम ही होना चाहिए। बीच का अर्थ हो गया ये छटके, मीन्स न्यून कोण हो गया 90 से छोटा, सीधा याद रखिए 90 से कम हो गया। चलिए अब ऑब्ट्यूज एंगल लिख देते हैं यहां पर, एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूज, और ये हो गया अधिक, है ना, न्यून कोण, और ये अधिक कोण। तो ये जो होता है ना 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, से 180 डिग्री के बीच, मीन्स 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 से कम हो जाएगा। तो 90 से 180, 90 और लिख देते हैं, 6 शब्द यहाँ सही नहीं है, और लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए अब एक होता है रिजु कोण, मीन्स स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं रिजु कोण, ऐसे है ना, रिजु कोण। मीन्स एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है, मीनिंग है ये पूरे 180 डिग्री हो जाए, जैसे ना ये सरल रेखा, तो ये कोण जो बनता है ये रिजु कोण हो गया 180 डिग्री। और एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स ये तो बहुत परिचित शब्द है जिसको कि हम समकोण बोलते हैं, और ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। मीन्स ऐसे जब बनाते हैं ना ये ऐसा करके, तो ये 90 ही होता है ऐसा, तो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है, ऐसे। तो इस हिसाब से हम लोग इतने एंगल्स को भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल के बाद में एक हो जाता है आपको एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो बाह्य कोण कहलाता है, बाह्य कोण। और इसी से एक आ जाता है इंटीरियर एंगल, जो आप ऑलरेडी ज्यादा बार यूज करते हैं, है ना, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। तो देखिए जब आप इसको ऐसे समझिए कि एक फिगर ऐसा बन गया और यहां पे आपको जो ना सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया आपको इंटीरियर, ये हो गया इंटीरियर एंगल, अंतः कोण है। लेकिन बोलिए अगर हम इसको इधर से अभी बढ़ा देते हैं ऐसे, और यहां पर एक एंगल आपको दिखा देते हैं ये चीज, तो बोले ये 180 एंगल होगा, तो ये जो बचा वो 150। तो इसी 30 के लिए एक्सटीरियर जो है ना ये एंगल आपको हो गया ऐसे बाह्य कोण। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आराम से इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को समझ गए। अब एक टर्म यहां पर नया में आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल, एंगल मीनिंग है ये 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है ना, प्रतिवर्ती बोल सकते हैं ऐसे, प्रतिवर्ती कोण।
रिफ्लेक्स एंगल मीनिंग है जब हम 180 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तथा 360 डिग्री से नीचे रहते हैं तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ऐसा मीनिंग है जब आप यहां से जैसे देखिए ये एक एंगल ऐसा हो गया, सपोज ये हम लेते हैं 70 डिग्री, तो बोले 360 में घटा देंगे ऐसे ये वाला, तो ये आपका 290 डिग्री हो गया, है ना। तो ये जो 290 है ना, यही आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मीनिंग है ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। चले इतने बातों को आप समझ चुके, अब हम आते हैं जो ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में, जिसमें कि हम कॉन्ग्रुएंसी का चर्चा करेंगे, SAS, ASA, SSS, है ना, इसका चर्चा किया जाएगा अभी तुरंत में, SAS, ASA। चलिए अब यहां पर आ गया कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी SSS, SAS, है ना, ASA और RHS, ऐसा ये कॉन्ग्रुएंसी मीन्स बोलते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता, तो बोले सर्वांग समता में आपको जो ना SSS आ गया, RHS आ गया, SAS और ASA, SAS और ASA। चलिए इसका अर्थ क्या होता है, तो बोले दो त्रिभुज सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट तब कहलाता है जब दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक ही हो। जैसे त्रिभुज तो दो होगा, वो एग्जैक्टली एक डिजाइन में होगा। दैट मीन्स अगर एक को दूसरे पे आप रखेंगे तो वो ओवरलैप कर जाएगा, मीन्स पहले त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज पूरी तरह से कवर अप करेगा, पूरे लाइन बाय लाइन ऐसे। अब वो कैसे आपको दिखेगा समझिए, देखिए बोले ऐसे से क्या होगा कि अगर आपका दो त्रिभुज ऐसा दिखता है, सपोज इसमें ऐसे है ना ये चीज, तो बोले ये इसके बराबर लंबा का, माने ये 3 तो ये भी 3, है ना, ये 4 तो ये भी 4 और ये 5 तो ये भी 5, ऐसा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी। मीनिंग ऐसा शेप अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों त्रिभुज का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इसको इस पर रखेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, एक ही त्रिभुज दिखने लगेगा। चलिए अब SAS क्या बोल रहा है, दो साइड और एक भुजा, मीन्स ऐसे देखिए, बोले ये साइड यहां पर ले लीजिए ऐसे, इसके बराबर, ये इसके बराबर, दो साइड और एक एंगल, है ना, दो साइड और एक एंगल, तो बोले ये इसके बराबर। तो अब ये दिख रहा ना कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और बीच का कोण आपका बराबर हो गया। तो हो गया ना। SAS का अर्थ क्या निकला है, SAS का कि इस कोण, अगर ये कोण जैसे होता है ना, दो त्रिभुज का एक एक कोण बराबर हो और इस कोण को बनाने वाला दोनों भुजा जो है यहां पर आपको जो है वो बिल्कुल एक हो जाए, तभी ये कॉन्ग्रुएंसी शो करेगा, SAS वाला। अब यहां पर ASA हो गया, तो बोले इसका अर्थ क्या, बोले दो एंगल और एक भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। बोले आप यहां से दो एंगल और एक भुजा बराबर कर लीजिए, जैसे ये दो एंगल ये ऐसे करके है ना, उसी प्रकार से दो एंगल और ये भुजा बराबर हो गया। दो एंगल और एक भुजा बराबर हो जाएगा ASA, तो आपका वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ASA तो मीनिंग है दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए। लेकिन अब इसमें फर्क क्या होता है वो चीज देखिए। अब यहां पर क्या है इस कंडीशन में कि आज ये है कि जैसे एक एक भुजा बराबर हो गया, तो इसमें और एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर एक कंडीशन और इसमें दिखता है ऐसा कि आप ऐसे करके त्रिभुज जब बनाते हैं तो बोले ये भुजा और ये भुजा बराबर, बोले तो यहां ये एंगल जैसे बराबर दिखा रहे हैं, ये बराबर दिख गया ऐसा, लेकिन इसमें ये एंगल दिखाएगा, यहां पर ये भी एंगल अगर हम ऐसे बराबर कर देंगे तो भी ये इस कॉन्ग्रुएंसी को शो करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें ध्यान दीजिए कि ASA के कॉन्ग्रुएंसी में एक साइड माने एक एक भुजा दोनों त्रिभुज का बराबर होना चाहिए और कोई भी दो कोण बराबर होना चाहिए। उसके लिए बॉन्डेड नहीं है कि उस भुजा से बना हुआ दो कोण जो ऐसे आता है। मीनिंग है ASA में क्या है, एक एक भुजा दोनों त्रिभुज का बराबर और कोई भी दो कोण बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंसी शो करेगा। लेकिन इस वाले में SAS वाले में क्या है कि आपको SAS मीनिंग है जो कोण आपका बराबर यहां दिख रहा है ना, उस कोण को बनाने वाली यही दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसे करके तभी ये SAS का कॉन्ग्रुएंसी दिखता है। ये चीज अगर हम यहां पर एक में ये भुजा बराबर दिखा दे तो फिर ये आपका कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं करेगा। इसलिए याद रखिए कि SAS वाले में आपको जो है एक कोण बराबर होगा और दो भुजा जिससे वो कोण बना है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन ASA वाले में आपका
एक भुजा बराबर होगा और यहाँ पर एंगल एंगल ऐसा ना, तो ये दो कोण यहाँ पर जो दिख रहा है वो कोई भी दो कोण हो सकता है जो हम इस फिगर में दिखा रहे हैं। अब आइए आरएचएस में जब आप जाते हैं तो आरएचएस का कंसेप्ट अपना क्या है कि बोले ये तो सीधे बता रहा है कि समकोण त्रिभुज ही होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों त्रिभुज समकोण होगा, और कर्ण इसको बोलते हैं एच, तो ये बराबर होना चाहिए, जैसे ये आपस में बराबर हो गया है और एक साइड बराबर हो जाए कोई भी ऐसा, तो ये आपको जो है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी दिखाएगा। तो चलिए, कॉन्ग्रुएंसी का अर्थ हो गया कि दो त्रिभुज को सर्वांग सम तब बोलेंगे जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाए, है ना, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है, और उसका प्रॉपर्टीज आपको दिखा दिया गया। एस एस एस, है ना, इससे भी कॉन्ग्रुएंसी होगा, एस एस से भी होगा, ए एस से भी होगा, और आर एच एस से भी होगा। अब हम लोग आएंगे इसके जिसमें कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लेंगे, और सिमिलैरिटी में क्या कहता है उस बात को देखते हैं। सिमिलैरिटी में यहाँ, ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या कहता है देखिए। अब बोले यहाँ पर ए जब लिखते हैं ना, जैसे ऐसे करके ए ऐसे, तो ये कॉन्ग्रुएंसी को शो नहीं करता। मीनिंग है तीनों एंगल बराबर होकर आपका कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम आते हैं जिसमें कि सिमिलैरिटी पर आते हैं, समरूपता। समरूपता, और ये समरूपता दो चीज पर निर्भर करता है। मीन्स एक होता है कि एंगल बराबर हो, सभी एंगल बराबर हो जाए आपस में, सभी संगत कोण बोल सकते हैं ऐसे, है ना, सभी संगत कोण बराबर हो, समझाएंगे इसको। और एक होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं, यहां देखिए ये कोण बराबर, इन संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। जैसे देखिए, अगर आप यहां से लेते हैं कैसे, एस 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 ऐसा, ठीक है, तो पहले इसका आ जाइए एंगल के लिए, चूंकि बराबर बात उठा उसमें, तो ए ये देखिए ये सिमिलैरिटी है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, इसलिए ए का अर्थ हुआ कि आपके इस ट्रायंगल में देखिए। अब समरूपता का अर्थ होता है कि दो त्रिभुज एक ही डिजाइन का होगा, एक ही ढांचा का होगा, एक ही सांचा का होगा, लेकिन बड़ा छोटा होगा। तो आज जैसे देखिए हम बड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं, ऐसे डिजाइन एक लेकिन बड़ा छोटा, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करते जाइए, ये एंगल इसके बराबर, तो आपका ए सिमिलैरिटी शो कर दिया। अब हम एस 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 ऐसा लेंगे तो ये रेशियो कहलाता है यहाँ पर, है ना, कि भुजा समानुपाती हो ऐसा। बोले आज आप जब त्रिभुज में लेंगे और यहाँ पर नाम लिख दिया जाता है समझाने के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें हम डी एफ लिखते हैं ऐसा। तो देखिए आज अगर यहाँ से ए बी सी लिखेंगे और यहाँ से इसी पैटर्न का आप डी एफ लिखेंगे, बड़ा छोटा कर देना है, तो इस कंडीशन में क्या देखिए, आज यहाँ से लिखना पड़ेगा कि ए बी और बट्टा में ए, है ना, इसका ए बी तो इसका डी, बराबर में बी सी तो बट्टा में ई एफ, और बराबर में ए सी तो बट्टा में डी एफ। इसका अर्थ क्या निकला, दो त्रिभुज समरूप तब हो सकता है जब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो। नोट कर लीजिए, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, यही ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इसके आगे में एस ए एस से, है ना, एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस लिख लीजिए। चलिए एस ए एस मीनिंग है यहां से आप जब लेते हैं ऐसे करके, तो बोलिए आज इस प्रकार से आप भुजा लेते हैं, ये इसके मैंने समानुपाती हो, बराबर नहीं देना है, ए बी सी और यहां पर डी ई एफ ऐसा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, समानुपाती का सेंस होगा, इसमें बराबर का नहीं होगा ऐसे। तो देखिए अब यहां पर क्या है कि एस ए एस माने आप जो है जैसे एक कोण ले लीजिए, है ना, कि एंगल यहां लिख दीजिए बी बराबर एंगल ई, एक बात है ना, एंगल बराबर हो गया, एक एंगल ये, और यहां से बोलिए इस एंगल को बनाने वाला भुजा कौन है, ए बी, तो बट्टा में यहां से ले लीजिए डी ई बराबर ये बी सी और बट्टा में ई एफ, ये मेंटेन्ड है आपका, ये एस ए एस का सिमिलैरिटी दिखा देगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, एस ए एस में क्या हो गया कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर हो गया, और आप ए बी बट्टा में डी ई लिख दिए जो बी सी बट्टा में ई एफ के बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इस जगह पर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका और भी जो नियम होता है उस पर आते हैं। तो वो नियम क्या होता है देखिए, अब यहाँ से आ गया दो
समरूप त्रिभुजों में, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात, यहां से जो है ना ये पॉइंट समझ लीजिए ऐसे करके, अब यहां से, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं तथा संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात में होता है। एक पॉइंट इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, वर्ग के अनुपात में होता है। मीनिंग है आपसे अगर बोल दिया कि दो त्रिभुज समरूप है और उसमें ऊंचाई दोनों त्रिभुज का 5 और 6 दे दिया सपोज ऐसे, तो उसका एरिया जो निकलेगा 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के रेशियो में, बस इससे यही साबित होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा हो चाहे संगत ऊंचाई हो उसके वर्ग के समानुपाती होता है। ये आपका समरूप त्रिभुज में हो गया। और चलिए दूसरा पॉइंट, जब आप ऐसे करके ट्रायंगल बनाते हैं ए बी और सी, और उसी प्रकार से यहाँ से डी ई एफ लेते हैं, ये समरूप त्रिभुज है, समरूप ऐसा, तो इस कंडीशन में आपको और क्या सीखना है वो चीज़ देखें। तो बोले इसमें हम लोग एक चीज़ और अभी बनाएंगे फिगर थोड़ा अलग तरीके से, और उसका डिजाइन हम आपको यहाँ पर फ्रेश में लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट को देखिए, ऐसे समझिए, बोले ये एक त्रिभुज था और हम क्या किए यहां पर इसमें एक पैरेलल लाइन ऐसे बना दिए डी, क्या लिख दिए, डी जो है पैरेलल लाइन हो गया बीसी का। तो डी जैसे पैरेलल होगा बीसी का तो आपका ट्रायंगल ए बी ई जो होगा, सॉरी ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई जो है दिख रहा है ए डी ई, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का। देखिए ये सिमिलर का सिंबल है, ये सिमिलर का सिंबल है समरूप का, और ये सर्वांग सम का ऐसे है ना, दो सरल रेखा और ऐसा, ये सर्वांग सम, सर्वांग सम ऐसा, ठीक है। तो बोले आज यहां से दो जैसे ये इसके पैरेलल होगा तो आपको इस जगह पर जो है से ये समरूप त्रिभुज होगा, और समरूप त्रिभुज अगर होगा तो यहां पर नियम सीखे, ए डी अब बट्टा में ए बी, बराबर में ए ई और बट्टा में ए सी, और बराबर में डी ई और बट्टा में बी सी, ये हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। इसी में दूसरा में ए और बी, अब यहां पर इस पॉइंट में थोड़ा चेंज करके ये आपका थेल्स थ्योरम हो गया। आगे जो आ रहा है ये वो क्या कह दिया कि ऐसे कंडीशन में आप ऐसे भी बना सकते हैं, मीनिंग है ये भी सच है, ए डी और बट्टा में डी बी इक्वल्स टू ए ई और बट्टा में ई सी। तो ये दोनों को याद रखना है, और ये दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चन जब आता है तो सॉल्व करते हैं। कभी ये ज़्यादा इजी होगा, कभी ये ज़्यादा इजी होगा, मैंने एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न उसके मायने में हम आपसे बता रहे हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूला ये ब्रेक कर देगा। पहले क्या था, ए डी उस त्रिभुज का भुजा बट्टा में ए बी, फिर ए ई उस त्रिभुज का भुजा बट्टा में ए सी, डी उस त्रिभुज का बेस, और ये आपका इस त्रिभुज का बेस बट्टा में सी। लेकिन अब क्या किया, इसको पार्ट वाइज, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग जो है अगला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है यहां से 2 पॉइंट मान ले लिए, तो ये तीसरा पॉइंट पर आ जाते हैं। अब इसमें क्या सोचना है वो चीज देखिए, बोले जब यहां पे दो लाइन ऐसे होगा और आप यहां पे 90 का एंगल ऐसे देखते हैं, या दो लाइन ऐसा होता है और आप यहां पर 60 और यहां पर 120 देखते हैं, तो बोले ये जैसे ही 180 का एंगल बन जाता है तो मीनिंग है वो लाइन आपका पैरेलल हो जाता है। पैरेलल लाइंस हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। जैसे देखते हैं एक वर्ग में 90-90 के कारण जो है ना, जो दोनों भुजा ऐसे होगा 90-90 एंगल पर, तो ये इसलिए क्या होता है कि वर्ग का वो दोनों भुजा पैरेलल होता है, और इधर से भी दोनों भुजा पैरेलल होता है। चलिए अब यहां पर एक सिचुएशन रेज होता है, वो चीज इसमें देखिए, अगर एक त्रिभुज में आप मिड पॉइंट यहां मिला, ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहां पर डी और ई जो है इनका मध्य बिंदु है, मीनिंग डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मिड, और ये ई जो है वो ए सी का मिड है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में लैंग्वेज क्या है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा की समानांतर और आधी लंबाई की होती है। इसीलिए हम ये चीज़ यहाँ पर आपको लिख दे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आप ए लिख दीजिए और ये बी लिख दीजिए। आपका चौथा पॉइंट में दो पार्ट के दो त्रिभुज के मध्य बिंदु, जैसे ये आपस में बराबर लेंथ, ये आपस में बराबर लेंथ, तो इस कंडीशन में आपका जो है डी पैरेलल टू बीसी होगा और डी जस्ट हाफ ऑफ बीसी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कंसेप्ट, जो भी बोलिए कंसेप्ट बोलेंगे तो ये बार बार यूज होता है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पांचवा पॉइंट पर। बोले पांचवा पॉइंट को जब हम लोग डील करते हैं तो उसमें क्या, देखिए बोले अगर आप यहां से एक ट्रायंगल लेते हैं, यहां पर मिड पॉइंट पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एबीसी एक ट्रायंगल है और यहां डी मिड पॉइंट है, मैंने कहा ये बराबर है ऐसा। तो अब एडी जो होगा ना, ये माध्यिका कहलाएगा। अर्थ क्या निकला? माध्यिका मीन्स मीडियन, माध्यिका मीन्स मीडियन। अर्थ निकल गया कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका कहा जाता है। सीख लीजिए, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। तो बोलिए, एक त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। तो इसी पांचवा पॉइंट में देखिए, बोले आज किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होता है, जैसे त्रिभुज एबीसी में तीन शीर्ष बिंदु ए, बी और सी है। तो बोले आप एक यहां पर मिला देते हैं, ऐसे मिड पॉइंट पर पहले लिख देते हैं इसको, सपोज डी, एक मिला देते हैं यहां से ऐसे करके ई, और एक मिला देते हैं यहां से ऐसे करके ई। तो बोले अब क्या निकला इससे कि जब आप इस त्रिभुज में तीनों शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो आपका तीन माध्यिका बनता है। तो माध्यिका कौन कौन हो गया? एडी हो गया, उसके बाद में आपका बीई हो गया, और आपका बीई तो यहां एफ लिखेंगे, सी एफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका एफ हो जाएगा। इसका अर्थ आप समझ चुके हैं इस प्रकार से कि एक त्रिभुज में तीन माध्यिका हो सकता है। तो आप ये नोट भी कर सकते हैं, एक त्रिभुज में अधिकतम, मैक्सिमम, एक त्रिभुज में अधिकतम आपको तीन माध्यिका होगा, अधिकतम तीन माध्यिका होगा। चलिए अब बोले अधिकतम तीन माध्यिका, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, क्योंकि तीन ही शीर्ष होता है ना। तो क्या माध्यिका का डिफिनेशन है? शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होगा तो तीन ही माध्यिका अधिकतम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब छठा पॉइंट में आ जाइए। बोलिए छठा पॉइंट में क्या हो सकता है वो देखते हैं। जब आप त्रिभुज ऐसे बनाते हैं तो बोले तीनों माध्यिका ऐसे ऐसे ये बराबर लंबाई का हो सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी हो गया और जिसमें यहां से डी, यहां पर ई, यहां एफ लिख दिया गया। तो बोले अगर आपका तीनों माध्यिका जैसे ए डी है, बीई है और वो आपका सी एफ है, तो ये तीनों बराबर होगा, तीनों माध्यिका। मैंने किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका बराबर लंबाई का अगर है तो इसका अर्थ होता है कि वो त्रिभुज समबाहु होगा। और हम बोलिए समबाहु का परिचय दे चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज तब होता है जब दोनों तीनों भुजा उसका बिल्कुल बराबर होता है। चलिए अब इसी में मान लीजिए एडी बराबर में बीई आ गया सपोज, लेकिन वो सीएफ के बराबर नहीं हुआ ऐसा। तो बोले इसमें क्या हुआ कि दो ही माध्यिका बराबर है, इसमें तीन माध्यिका बराबर, त्रिभुज समरूप होगा, समरूप नहीं, मैंने सर्वांगसम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है ना, ये लिखा हुआ है समबाहु। लेकिन बोले दो ही भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस। ओके, और ये तीनों माध्यिका बिल्कुल अलग अलग लंबाई का हो, कोई किसी के बराबर नहीं होगा, कोई किसी के बराबर नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि वो त्रिभुज विषमबाहु होगा। विषमबाहु मीन्स एस्किलियन ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा अनइक्वल होता है। तो ये आपको जो ना छठा पॉइंट में ये बात समझा दिया गया। चलिए सातवां पॉइंट पर आते हैं। अब किसी भी त्रिभुज में जो आपका मीडियन होता है माध्यिका, जैसे हम ये माध्यिका यहां पर दिखा रहे हैं, तो बोले तीनों माध्यिका इस प्रकार से यहां पे कट करता है, ये ऐसे करके। तो जहां कट करता है ना उसको केंद्रक बोला जाता है, सेंट्रॉइड बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है। मीनिंग है, नोट कर लीजिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कट करे, माध्यिका का अर्थ क्या है कि ये मिड पॉइंट रहा होगा, जिसे हम डी आप अगर लिखते हैं ऐसे, तो आपका जो है मध्य बिंदु के लिए आप इस प्रकार से समझा सकते हैं ऐसे। बोले
किसी त्रिभुज में तीनों माध्य का जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम केंद्रक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जीके है मैथमेटिकल, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं और इसी को कहीं कहीं गुरुत्व बोला जाता है और इसी को इंग्लिश में जो है आप जो है ग्रेविटी बोलते हैं। ये गुरुत्व हो गया जो आपका ग्रेविटी हो गया, ऐसा। तो अर्थ क्या निकला, केंद्रक किसको बोलेंगे? तो त्रिभुज का तीनों माध्य का जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उसी बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। चलिए 7वां पॉइंट के बाद हम आते हैं 8वां पॉइंट पर। अब क्या है कि जैसे आपका ये ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें क्या करिए, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, मीनिंग है अगर ये एक्स है तो एक्स है, ये वाई है तो वाई है, ये जेड है तो जेड है। तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे, है ना, इन सेंटर, ऐसा। मीनिंग है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। सब डिफिनेशन याद रखिएगा, डिफिनेशन भी पूछता है और क्वेश्चन में इस शब्द को यूज करता है। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाएगा। चलिए 9वां पॉइंट में हम आते हैं कि आज हमारा ये ट्रायंगल एबीसी तो है, हम शीर्ष से सीधे परपेंडिकुलर डाल देंगे, शीर्ष से सीधे परपेंडिकुलर और शीर्ष से सीधे परपेंडिकुलर। तो ये आपका इस प्रकार से इस बिंदु पर कट करता है ऐसे करके, तो इसको लंब केंद्र बोलते हैं। ये क्या हो गया, लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र मीन्स ऑर्थो सेंटर। ये चीज सीधे शीर्ष लंब डालिए, शीर्ष से लंब सामने की भुजा पर, शीर्ष से लंब सामने की भुजा पर, शीर्ष से लंब सामने की भुजा पर, जहां कट करेगा वो लंब केंद्र का लाएगा। ये ऑर्थो सेंटर हो गया। 9 के बाद हम आते हैं 10वां पॉइंट पर। बोले एक त्रिभुज में अब भुजा मध्य बिंदु ले, देखिए ये मिड पॉइंट है डी, ये मिड पॉइंट है ई, ये मिड पॉइंट है एफ, ऐसा। तो ये समझ में कैसे आएगा वो दिखा देते हैं। बोले यहाँ ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ ऐसे दिखा दीजिए, अपने समझ में आ गया कि मिड पॉइंट है। तो बोले किसी त्रिभुज में जो मध्य बिंदु है तीनों भुजा का, जैसे इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका, उस पर परपेंडिकुलर डालिएगा, इस पे परपेंडिकुलर डालिएगा 90 90 और यहां इस पे परपेंडिकुलर 90। तो जो कट पॉइंट बनेगा उसको परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र मीन्स सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, परिकेंद्र। अब देखिए 11वां पॉइंट। बोले 4 डिफिनेशन, 4 टर्म आया है। कौन सा टर्म आया है? केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये 4 नाम आया। ठीक है, क्या क्या है? सेंट्रॉइड है, इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है और आपका सरकम सेंटर है। चारों का डिफिनेशन में क्या निकला कि तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कट करेगा उसी को केंद्रक बोलेंगे। माध्यिका किसको बोलते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोला जाता है। और तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा अंतः केंद्र बोलेंगे। शीर्ष से डाला गया शीर्ष लंब जो है वो जहां पर कट करेगा उस बिंदु को लंब केंद्र बोलेंगे। और आपको सरकम सेंटर किसको बोलेंगे? जो परिकेंद्र बोलते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु पर परपेंडिकुलर 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 डालिए, जहां पर कट करेगा वही आपका सरकम सेंटर होगा। यह सरकम सेंटर परिकेंद्र का अर्थ होता है कि उसको केंद्र मानते हुए आप जब इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाएंगे जो परिवृत्त कहलाएगा, तो इस तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ गुजरेगा, वो परिवृत्त हो जाता है। जैसे देख रहे हैं, अगर हम यहां पर ऐसे करते हुए ये अगर हमारा ये बनता है ना परिकेंद्र, तो ये ऐसे करके जो सर्किल जाएगा ना, ये तीनों को यहां टच करेगा ऐसे, ये तो ये परिवृत्त कहलाता है, सरकम सर्किल कहलाता है। परिवृत्त मीन्स सरकम सर्किल। आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख करके है ना समझ सकते हैं क्या क्या बोला गया ऐसा। और किसी त्रिभुज में अंदर में जब वृत्त हम ऐसे करके लेंगे तो वो आपका जो है क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त कहलाता है, इंस्क्राइब्ड सर्किल। ये इंस्क्राइब्ड सर्किल है पीला वाला, और जो व्हाइट में लिखा हुआ ना वो सरकम सर्किल है। ये पीला वाला अंतःवृत्त हुआ और बाहर वाला परिवृत्त हो गया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अगर आपका त्रिभुज समबाहु होता है तो समबाहु त्रिभुज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखिए, केंद्रक, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र संपाती होता है। मीन्स एक ही बिंदु होता है, संपाती होता है, याद रखिए इसको, संपाती होता है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट।
माने एक ही बिंदु होगा, जैसे ये समझा रहे हैं। अगर आपका ट्रायंगल ऐसे इक्विलेटरल है, भुजा ए भुजा ए भुजा ए, तो यहां पर आपको जो ये बिंदु, वही बिंदु समबाहु त्रिभुज में वही बिंदु केंद्रक है, वही बिंदु अंतःकेंद्र है, वही बिंदु लंब केंद्र है, वही बिंदु परिकेंद्र है, जो और त्रिभुज में ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में नियम लगता है। इसको भी अच्छे से आप याद रखेंगे। ये 11 नंबर हो गया। अब यहां पर 12 नंबर को देखिए। बोलिए, हम जब यहां पर केंद्रक बनाते हैं, जैसे केंद्रक का अर्थ है कि आप माध्यिका बना दिए, माध्यिका बना दिए, माध्यिका बना दिए, ये केंद्रक है। तो अगर आपका त्रिभुज एबीसी था और ये आपका जी लिख देते हैं ऐसे, तो इस जगह पर जो है ना, अब यहां पर शेप बनता है ऐसे कि एजी और जीडी के बीच रेशियो जो आएगा वो 2:1 आएगा। और वही इधर से भी कर सकते हैं, जैसे बीजी होगा और जीसी होगा तो 2:1 होगा। और ये इधर से भी कर सकते हैं, जो सीजी होगा और जीएफ होगा ऐसा, तो ये भी आपका 2:1 होगा। मीनिंग है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो किसी त्रिभुज में केंद्रक पर माध्यिका शीर्ष के तरफ से 2:1 के अनुपात में कट हो जाता है। मीनिंग है यहां पर ये आपका 2:1 में कट होता है। ये 2 लंबाई, ये 1 लंबाई। क्वेश्चन देगा कि ये लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। ये हम लोग अभी 12 नंबर तक आ गए, जिसमें कि हम लोग ट्राइंगल्स पर जो भी बनता है सिचुएशन, वो चीज आपको दिखाते हैं। एक और आपको जो ना, हम 13 नंबर में ये समझाया ऐसे पर से देखिए। अगर आपको ऐसे पॉइंट समझाया गया था कि ट्रायंगल एबीसी होगा ना, तो जैसे मिड पॉइंट को मिलाएंगे। मीनिंग है, अगर आपका डी और ई ऐसा हो गया, जैसे मिड पॉइंट कैसे, इससे हम दिखा दिए, ये मिड पॉइंट हो गया। मीनिंग है आपका डी जो है ए बी का मिड है, वो आपको लिखा हुआ भी है और सिंबल से भी समझ रहे हैं मिड है। और यहां से ई जो होगा वो ए सी का मिड है। ठीक है, ए सी का मिड है, माने मध्य है ऐसे। तो इस कंडीशन में होता क्या, देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। जैसे आप जो है डीई पैरेलल टू बीसी बोलेंगे। और पैरेलल क्यों होता है, उसका कारण है, ज्योमेट्री में हर चीज साबित किया हुआ है। बोले अगर ये एंगल आप एक्स लेंगे तो ये भी एंगल एक्स होगा। लाइन संगत कोण कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, तो ये बराबर। और ये भी पैरेलल लाइंस के कारण आपका ये और ये जो है संगत कोण कहलाता है। तो बोलिए एक्स वाई, और यहां अगर हम जेड रखें तो अब पढ़िए कि आपके इस त्रिभुज का कोण एक्स वाई जेड और इस त्रिभुज का भी कोण एक्स वाई जेड। तो आप तो पढ़े थे कि ए सिमिलैरिटी हो जाता है, ए समरूपता, ऐसा करके ये सिमिलैरिटी हो जाता है ऐसे। तो ये चीज अब देखिए यहां पर सिमिलैरिटी क्योंकि आज यहां पर तीनों कोण बराबर है, इसके तीनों कोण के, इसलिए ऐसा ये नियम लग जाता है। ठीक है, तो क्यों लगता है वो भी आपको दिखा दिया गया। और ये डीई जो होगा आपको जस्ट आधा होता है बीसी का। ये इतना पॉइंट्स आपको ये तो हम लिखे थे पिछले जगह में भी ऐसा करके, लेकिन किसी पॉइंट में, लेकिन ये समझाया नहीं गया था, वहां यहां पर समझाया गया है कि आखिर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्यों समरूप हो जाएगा। तो यहां पर आप अब बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में ट्राइंगल ए डी ई जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का। और इसी में सिमिलैरिटी का करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होता है, वो रूल लगेगा। और इसमें आपको जो है थेल्स थ्योरम भी आराम से लग जाएगा। तो चलिए, ये 13 पॉइंट्स आज के क्लास में हम आपको लिखाए हैं, समझाए हैं। तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी को भी देखे, कन्ग्रुएंसी को भी देखे, उसके बाद में मीडियन को भी देखे। मीडियन किसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्किल क्या होता है, इंस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये सारा बात बता दिया गया आपको। लाइन किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद में स्केलिन ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब चीज आपको बता दिया गया है। कुछ थ्योरम्स का भी पॉइंट्स आपको नोट करा दिया गया। अब मिलेंगे हम फिर ज्योमेट्री के ही अगले क्लास, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास होगा, फॉर्मूला क्लास 8 होगा, और उसमें हम लोग 14 नंबर को लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। अपने दोस्तों के बीच में जितना इस चैनल का प्रचार करेंगे उतना ज्यादा इफोर्ट्स हम आप सारे छात्रों के लिए लगा पाएंगे। तो सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ाइए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, तो सब्सक्राइबर आज हम देखते हैं, आप हमारे जितने भी छात्र अभी सुन रहे हैं, कितने छात्र सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं। हम नोट किए हुए अभी कितना है, देखते हैं कि कल के क्लास तक में कितना नोट होता है, कितना सब्सक्राइबर्स उसमें बढ़ता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा कोशिश करिए। थैंक यू।